Jai Hind students, welcome to CUET Study Capital. I am Nikhil, your geography mentor, and today we will study about Suez Canal, जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सब पार्ट ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप पीजी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें ज्योग्राफी के पोर्शन पूछे जाते हैं, तो आप स्वेज कैनाल से बच नहीं सकते। स्वेज कैनाल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, खासकर मैरीटाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में अपना विशेष स्थान रखता है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है, फैक्ट्स हैं, उनको कवर करते हुए चलेंगे। सो दैट इज स्वेज कैनाल। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये स्वेज कैनाल का ड्रोन के द्वारा लिया गया है, फोटोग्राफ्स है। तो कनाल एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज कनाल? स्वेज कैनाल जानने से पहले हम कनाल को समझेंगे, व्हाट इज कनाल। ठीक है, कनाल होता क्या है, नहर होता क्या है। सो कनाल इज द मैन मेड आर्किटेक्चर, मैन मेड वाटरवे, जिसको हम क्यों बनाया जाता है, कोई भी संस्था, कोई भी कंट्री क्यों बनाती है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए और इरिगेशन पर्पस से कनाल को निर्माण किया जाता है, कनाल का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो स्वेज कैनाल भी उसी में से एक है। और स्वेज कैनाल का जो निर्माण हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो इरिगेशन पर्पस के लिए ना होकर ट्रेड पर्पस से हुआ है, इकोनॉमिक पर्पस से हुआ है। ठीक है, so that is the location of Suez Canal. That is location of Suez Canal. ये सैटेलाइट इमेजरी है एंड दैट इज नॉर्मल ग्राफिक्स। तो आप देख रहे होगे, ये जो ब्लू रंग का पोर्शन है, ब्लू कलर का पोर्शन है, ये हमारा कनाल है जिसको हम स्वेज कनाल बोलते हैं। ये दो मेजर वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, जिसको भूमध्य सागर भी बोलते हैं, एंड साउथ में गल्फ ऑफ स्वेज। गल्फ ऑफ स्वेज रेड सी का पार्ट है और रेड सी अल्टीमेटली किसका पार्ट है, तो इंडियन ओशन का मार्जिनल सी है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है, कौन? स्वेज कैनाल। इसका लेंथ कितना है, स्वेज कैनाल का लेंथ कितना है, तो 193 किलोमीटर इसकी लेंथ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ 193 किलोमीटर लंबा है। ओके, और ये कौन से कंट्री का पार्ट है, तो ये इजिप्ट का पार्ट है, ये इजिप्ट का पार्ट है। और इसको बनाने का पर्पस क्या था, पहले जो भी ट्रेड्स होते थे, अगर यूरोप से ईस्टर्न वर्ल्ड में कोई सामान पहुंचाना है, कोई वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमें पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्रॉस करके तब जाके ईस्टर्न वर्ल्ड में पहुंचना होता था। केप ऑफ गुड होप से क्रॉस करते हुए, पूरे अटलांटिक को क्रॉस करते हुए, तब जाकर हम इंडियन ओशन में एंट्री लेते थे, जो कि बहुत टीडियस था, बहुत लंबा हो जाता था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इसका फॉर्मेशन किया गया, इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाता है। दैट इज स्वेज कनाल। ये जो आपको लोकेशन दिख रहा है, यहां पर आपको स्वेज कनाल मिलेगा। ये इसका लोकेशन है, ज्योग्राफिक लोकेशन है। ठीक है, दैट इज मेडिटेरेनियन सी, ये भूमध्य सागर है, और ये हमारा लाल सागर है, रेड सी है। इन दोनों वाटर बॉडीज को स्वेज कनाल कनेक्ट करता है। इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, क्यों इसका निर्माण किया गया, इजिप्टियन गवर्नमेंट क्यों इसका निर्माण की? तो पहले होता क्या था, अगर हमें लंदन से कोई सामान को, कोई वस्तु को, कोई गुड्स को जकार्ता पहुंचाना है, जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है, अगर हमें जकार्ता पहुंचाना है तो हमें क्या करना पड़ता था, ऐसे अपने लंबे रूट को फॉलो करते हुए हम जकार्ता तक पहुंचते थे। ठीक है, पूरा का पूरा अटलांटिक क्रॉस करेंगे, फिर जाके इंडियन ओशन को पूरा क्रॉस करके तब जाकर हम ईस्टर्न वर्ल्ड में एंट्री लेते थे। लेकिन जब स्वेज कैनाल बना या इसको प्रपोज किया गया, तो इसका डिस्टेंस काफी कम हो गया। अब क्या है, लंदन से डायरेक्ट
जिब्राल्टर को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन में एंट्री लेते हैं और मेडिटेरेनियन के बाद स्वेज कैनाल के थ्रू रेड कैनाल में हम पहुंचते हैं और रेड कैनाल से सीधे इंडियन ओशन से इंडोनेशिया या फिर जो भी ईस्टर्न वर्ल्ड है या इंडिया है, जो भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये नेविगेशन को, ट्रांसपोर्ट को काफी इजी कर दिया है। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? एक प्रस्ताव के तौर पर तो काफी पहले से विचार किया जा रहा था, लेकिन इसका फॉर्मेशन कब हुआ, इसका निर्माण कब हुआ, इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ? तो इसका कंस्ट्रक्शन 1859 से स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली 10 साल के कंस्ट्रक्शन के बाद 1869 में यह बनकर तैयार हो जाता है। नवंबर 1869 में इसको ओपन कर दिया जाता है। यह वही साल है जब महात्मा गांधी का जन्म होता है। तो आप इससे इंटरलिंक्ड कर सकते हो, याद रख सकते हो। स्वेज कैनाल कब बना? स्वेज कैनाल 1869 में बना है, उसी साल जब महात्मा गांधी का जन्म होता है। महात्मा गांधी का अक्टूबर में जन्म होता है और नवंबर में स्वेज कैनाल ओपन हो जाता है। ठीक है, लेंथ कितनी है? तो 193 किलोमीटर का लेंथ है। किसको कनेक्ट करता है? तो नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर को, दक्षिण में रेड सी से कनेक्ट करता है। और इसके बनने से क्या बेनिफिट होता है? तो एक रिवॉल्वेशन आ जाता है। जो इंटरनेशनल ट्रेड में एक रिवॉल्वेशन आता है, होता क्या है, जो पहले केप ऑफ गुड होकर जो ट्रेड हुआ करता था, जो हमारा ओल्डेस्ट ट्रेड रूट था, जो काफी लॉन्ग था, उसका लेंथ काफी घट जाता है और काफी शॉर्ट हो जाता है। तो ये इसका बेनिफिट है। क्लियर? सो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा इसका यूज सबसे इंपॉर्टेंट कनाल बनकर ये उभरता है। इसके बाद जितने भी कनाल हैं, चाहे सू लेक हो, सू कनाल हो, पनामा कनाल हो, जितने भी अदर कनाल्स हैं, सबका इंपॉर्टेंस स्वेज के बाद ही है। अगर किसी कनाल से सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर किसी कनाल का है, तो स्वेज कनाल का ही है। क्यों? क्योंकि इसका जियोग्राफिक लोकेशन इसको सेंट्रल स्थिति प्रोवाइड करता है, सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड कराता है। ईस्टर्न वर्ल्ड को वेस्टर्न वर्ल्ड से ये कनेक्ट करने का काम करता है। इस कारण जियो स्ट्रेटेजिक रूप से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है और मेरीटाइम ट्रेड के रूप में भी इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कारण से स्वेज कनाल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का एक अहम पोर्शन बनकर उभरता है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है कौन? स्वेज कनाल। होता क्या है, हो क्या रहा है? दो तीन पॉइंट्स हैं जिस कारण से जो कार्गोज हैं, जो शिप्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। स्वेज कैनाल से ट्रांसपोर्ट कम होता जा रहा है। तो क्या है, चलिए उसको भी समझते हैं। फर्स्ट इज पायरेसी, मैरीटाइम पायरेसी। कोई शिप जा रहा है, कुछ मैरीटाइम पायरेट्स हैं, वो क्या करते हैं, हाईजैक कर ले रहे हैं, सामान को लूट ले रहे हैं या फिर हमला कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना कि जो रेड सी वाला पोर्शन है वो काफी सेंसिटिव होकर उभर रहा है और जितने भी बड़े बड़े कार्गोज हैं वो अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए वो सब्स्टिट्यूट मार्ग को, सब्स्टिट्यूट रास्ते को खोज रहे हैं और जो हमारा स्वेज कैनाल है उसको अवॉइड किया जा रहा है। इस कारण से लगातार इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ दिनों से कम देखी जा रही है। और ये पायरेसी अक्सर हो कहां रहा है, इसका लोकेशन कहां है? सो दैट इज द लोकेशन। ये जो लोकेशन है हमारा अफ्रीका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, सॉरी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, ये 4 कंट्रीज शामिल हैं। तो इस वाले रीजन में मैरीटाइम पायरेसी की जो प्रॉब्लम है वो काफी बढ़ती जा रही है और एक चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है। जब मेडिटेरेनियन से कोई शिप आता है स्वेज कनाल को क्रॉस करके और जैसे ही रेड सी में एंट्री करता है, तो यहां पर उसे ऐसे प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे हैं। दूसरा क्लाइमेट चेंज, एक तो ये प्रॉब्लम है पायरेसी का। सेकंड इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण जो सरफेस है, ओशन सरफेस है, उसमें चेंजिंग आ रही है। ठीक है, वाटर लेवल चेंज हो रहा है। तो इजिप्ट गवर्नमेंट के सामने ये अपने आप में चैलेंज है, WTO के सामने अपने आप में चैलेंज है और ये ट्रेड पैटर्न को चेंज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। थर्ड इज जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सिविल वॉर्स हैं या डिफरेंट नेशंस के बीच में जो वॉर्स छिड़े हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा
फैक्टर बनकर उभर रहा है, जो कि कंटेम्पररी ट्रेड रूट को चेंज कर रहा है, ट्रेड पैटर्न में चेंजिंग ला रहा है। जैसे यूक्रेन रसिया का जो वॉर है, इसराइल फिलिस्तीन, प्लस यूएसए जो भी बैरियर्स लगा रही है, ट्रेड बैरियर्स अप्लाई कर रही है, मोनोपोली कर रही है, उसका इफेक्ट भी स्वेज कैनाल के फ्रीक्वेंसी पर पड़ रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है। एंड थर्ड इज, जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है, दैट इज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट का जो कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे इजिप्ट गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज को चेंज करती है, इससे भी इसमें इफेक्ट आता है। काफी पहले से इसमें कुछ कुछ बदलाव आता रहा है, जिसको हम सुएज क्राइसिस के रूप में जानते हैं। सुएज क्राइसिस इज ए डिफरेंट टॉपिक, लेकिन फिलहाल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी ये एक चैलेंज है। एंड थर्ड इज इसका ओल्ड कंस्ट्रक्शन, चूंकि कार्गो का साइज अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन सुएज कैनाल की जो चौड़ाई है 20-22 किलोमीटर 20-22 मीटर की, वो उतना ही है। ठीक है, तो उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, तो वो भी अपने आप में चैलेंज है। तो इस कारण से एक चैलेंज इसके सामने उभर कर आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुएज कैनाल अपना अस्तित्व, खैर खोएगा तो नहीं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका जो रेपुटेशन है उसमें काफी फर्क आ सकता है। ठीक है, सो दैट इज सुएज कैनाल। और सुएज कैनाल से इंपॉर्टेंट, सुएज कैनाल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे। सुएज कैनाल की मॉर्फोमेट्री को समझते हैं, कुछ लोकेशंस को समझते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनकर उभर सकता है आपके एग्जाम के पर्पज से। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपके एग्जाम में ये आए कि सुएज कैनाल के नॉर्थ में, उत्तर भाग में कौन सा पोर्ट सिचुएटेड है, तो सुएज कैनाल के नॉर्थ में पोर्ट सईद है। ठीक है, पोर्ट सैयद। एंड साउथ में पोर्ट सुएज है। पोर्ट सुएज गल्फ ऑफ सुएज के किनारे स्थित है और बिल्कुल सदर्न टिप में, सुएज कैनाल के बिल्कुल सदर्न टिप में ये सिचुएटेड है। रेड सी के किनारे सिचुएटेड है और मेडिटेरेनियन के किनारे पोर्ट सैयद है। सुएज कैनाल इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर स्थित है। दूसरा पॉइंट आपके लिए यह रहेगा, सिनाई पेनिनसुला क्या है? मिस्र का, इजिप्ट का एक प्रायद्वीपीय भाग है। लोकेशन के थ्रू समझते हैं, दैट इज सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? वो हिस्सा, लैंड का वो हिस्सा जो तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है। तो इजिप्ट का जो ये पोर्शन है, ये भी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ पोर्शन है। ठीक है, और इसी के किनारे पर सुएज कैनाल स्थित है, जो कि सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट के मेन बॉडी से अलग करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड इज, इसके बीच में एक लेक सिचुएटेड है जिसका नाम है ग्रेट बिटर लेक। क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है और डेजर्ट का अपना गुण होता है कि वहां पे जो भी वाटर होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं, वो सलाइन इन नेचर के होते हैं। तो ये जो लेक है, ये भी ग्रेट बिटर लेक के नाम से जाना जाता है, सलाइन वाटर वाला है। और ये सुएज कैनाल इस लेक से होकर ही गुजरती है, क्रॉस करती है। ठीक है, ग्रेट बिटर लेक सुएज कैनाल का पार्ट है। और जितने भी कैनाल्स हैं, सबसे ज्यादा अगर कार्गो का फ्रीक्वेंसी, कार्गो अगर क्रॉस करती है तो इसी कैनाल से होकर होता है। ठीक है, साल में लगभग 18,000 कार्गो, 18,000 शिप सुएज कैनाल से होकर गुजरती है। और इसका ट्रेड इंपॉर्टेंट यह है कि वर्ल्ड का 12 से लेकर 15% मैरीटाइम ट्रेड जो होता है वो सुएज कैनाल के थ्रू ही होता है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का 7 से 8% ट्रेड सुएज कैनाल के थ्रू ही होता है। इंडिया के लिए भी, इंडिया अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्शन स्टेबलाइज करता है तो उसमें भी सुएज कैनाल का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, सुएज कैनाल अपना एक इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड को कनेक्ट करने में एक इंटरलिंक के रूप में भी सुएज कैनाल का अपना इंपॉर्टेंस है। इस कारण से सुएज कैनाल एज ए ज्योग्राफर हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर उभरता है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप समझ जाते हैं तो सुएज कैनाल आपके लिए एक इजी पोर्शन बनकर सामने आएगा और आपके एग्जाम में जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे आप गलत नहीं करोगे, सॉल्व कर दोगे। सो थैंक यू एवरीवन।